एनडीटीवी के मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोरंजन भारती और बात करेंगे चुनावी चर्चा की। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में चुनावी माहौल गर्माता जा रहा है। रोज तक खबरें आ रही हैं चुनाव से जुड़ी हुई। तो आज की सबसे बड़ी खबर जो मध्य प्रदेश से है वो है तीर्थ नगरी ओंकारेश्वर की। यहाँ पे जगत गुरु आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा यानी स्टैच्यू ऑफ वननेस का अनावरण आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया। ये पूरी दुनिया में शंकराचार्य की सबसे ऊंची प्रतिमा है। नर्मदा किनारे देश का चतुर्थ ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर शंकराचार्य की दीक्षा स्थली है, जहां वे अपने गुरु गोविंद भगवत्पाद से मिले थे और यहीं 4 वर्ष रह के उन्होंने विद्या अध्ययन किया था। 12 वर्ष की आयु में ओंकारेश्वर में ही अखंड भारत में वेदांत के लिए उन्होंने प्रस्थान किया था। इसलिए ओंकारेश्वर के मंधाता पर्वत पर 12 वर्ष के आचार्य शंकर की प्रतिमा की भी स्थापना की गई। इस योजना के प्रथम चरण में आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा बनाई गई है, जबकि शेष कार्यों का भूमि पूजन होना है। ये 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस ढंग से ढोल नगारों से स्वागत किया गया। दूसरी तस्वीरें आदि शंकराचार्य की भव्य प्रतिमा है, मुख्यमंत्री का स्वागत किया और चौथी तस्वीर में मुख्यमंत्री ने पूजा अर्चना की। अमृतांशी हमारी सहयोगी जुड़ गई हैं। अमृतांशी, कुछ बताइए। वैसे तो एक तरह से धार्मिक कार्यक्रम है, लेकिन इसका पॉलिटिकल मैसेज क्या है? बिल्कुल, देखिए, धार्मिक आयोजनों के ज़रिए काफ़ी समय से हम देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो है लोगों के बीच में, धार्मिक संत महात्माओं के बीच में एक पॉलिटिकल माइलेज जो है वो पाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, पिछले साल इसी वक्त अच्छे से याद होगा आपको कि अक्टूबर के समय में जो है महाकाल लोक का लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने के लिए आए थे और उसके बाद से देखिए तमाम जो है मालवा निमाड़ में एक गजब की लहर चली थी और कहीं ना कहीं उज्जैन को जो ये बड़ी सौगात मिली थी, उसके बाद जो है एक हम कह सकते हैं कि उज्जैन वासियों के साथ साथ मालवा निमाड़ में जो है लोगों में खासा उत्साह देखने के लिए मिला था। इसके बाद अगर हम बात करें तो दोबारा से इस साल शिवराज सरकार ने एक मास्टर स्ट्रोक मारा है और हम कह सकते हैं ये मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का ड्रीम प्रोजेक्ट था, जो कि आज सफल हुआ है और आदि शंकराचार्य की 108 फीट की जो मूर्ति है उसको ओंकारेश्वर में लगाया गया है। देखिए, महाकाल की अगर हम बात करें, उज्जैन की बात करें या फिर हम ओंकारेश्वर की बात करें, ये जो दोनों ही स्थल है ये मध्य प्रदेश वासियों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल हैं और बीजेपी देखिए लगातार लोकों के जरिए, धामों के जरिए जो है लोगों के बीच में जगह बनाने की कोशिश कर रही है और हिंदुत्व की राह पर तो हमेशा से जो बीजेपी चलती आई ही है उसको और भी ज़्यादा जो है हम कह सकते हैं फल फूल तरीके से बीजेपी दिखाने की कोशिश कर रही है। देखिए, खासतौर पर चुनावी साल की अगर हम बात करें, पिछले साल महाकाल लोक, इसके बाद अब एकात्म धाम मनाया जाना है, आदि शंकराचार्य की मूर्ति लगाई गई है, लेकिन पाइपलाइन में और भी कई प्रोजेक्ट्स हैं। अगर हम बात करें, सलकलपुर में देवी लोक बनाया जा रहा है, दतिया में पिताम्बरा माई लोक बनाया जा रहा है। इन दोनों की घोषणाएं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कर चुके हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए जो हम कह सकते हैं धार्मिक स्थलों के जरिए, इन प्रोजेक्ट्स के जरिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रदेश की जो जनता है उनका दिल जीतने का पूरा कोशिश कर रहे हैं और हमेशा से बीजेपी जो एक एजेंडे पर चलती हुई आई है, हिंदुत्व कहीं ना कहीं बीजेपी का समय समय पर दिखाई देता है। और आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का जिस तरीके का गेटअप था, पूरे धोती कुर्ते में मुख्यमंत्री ने जो है तमाम संतों को बुलाकर जो है यहाँ पर उनसे आशीर्वाद भी लिया और एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया। संत समाज में काफ़ी एक हम ने देखा कि खास तौर पर खुशी की लहर थी और कहीं ना कहीं इन धार्मिक आयोजनों के जरिए खासतौर पर मालवा निमाड़ क्षेत्र में मुख्यमंत्री अपनी पैठ जमाने की इन आयोजनों के जरिए कोशिश कर रहे हैं। जी अमृतांशी, आप बने रहिए, मैं अगले खबर की ओर जाता हूं। बड़वानी में कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा के दौरान कार्यकर्ताओं में ही आक्रोश देखने को मिला। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया, अपने ही विधायक के खिलाफ नारेबाजी की और तख्तियां लेकर के आए थे कि इस विधायक को हटाओ, नए को टिकट दो। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, विधायक जी का नाम लिखा हुआ है। ये कांग्रेस की अपनी रैली में हुआ था, अपनी जन आक्रोश रैली में अपने ही विधायक के खिलाफ आक्रोश। इजहार के पास चल सकते हैं। इजहार, बताइए, अपने ही नेता के खिलाफ आक्रोश उबलकर सामने आ गया, अब क्या डैमेज कंट्रोल करेगी कांग्रेस? बिल्कुल, देखिए, कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा निकाली जा रही है। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, जन और आक्रोश, लेकिन
कहीं ना कहीं उसके विपरीत बड़वानी के पंचमहल विधानसभा में देखने को मिला है। जब कांग्रेस के ही नेता कार्यकर्ता अपनी विधायक का विरोध कर रहे हैं, हाथों में तख्ती लिए हुए हैं और मांग कर रहे हैं कि इनका टिकट काट दिया जाए और इनको हटा दिया जाए, नहीं तो ये विधानसभा कांग्रेस के पास से चली जाएगी। देखिए, जिस तरह से लगातार ये बात चल रही थी कि जो कांग्रेस के 95 एमएलए हैं उनमें से लगभग 1 दर्जन या ज़्यादा के टिकट काटे जाएंगे, तो कहीं ना कहीं वो बात अब सामने आने लगी है। विरोध साफ दिखाई देने लगा है। आम जनता तो छोड़िए, खुद के कार्यकर्ता विरोध कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो विधानसभा है पंचमहल, उन 12 या ज़्यादा जो विधानसभा है उनमें शामिल होती दिखाई दे रही है। और जब जन आक्रोश यात्रा के दौरान इस तरह की कोई घटना सामने आती है, इस तरह का विरोध सामने आता है, तो कहीं ना कहीं पार्टी भी सोचने के लिए मजबूर हो जाती है। तो अब ये मांगा जा रहा है कि चंद्रभागा जो है उनका भाग्य कहीं ना कहीं गड़बड़ होता हुआ दिखाई दे रहा है। जी, चंद्रभागा को भागना पड़ सकता है क्या, मेरा यही सवाल है। और क्या कांग्रेस इतना हिम्मत दिखाएगी कि वो अपने सीटिंग एमएलए का टिकट काटेगी? क्योंकि कांग्रेस मुझे लगता है अभी तक सीटों की घोषणा इसलिए भी नहीं कर रही है कि वो ये सब करने से फिलहाल कतराती दिख रही है, और टिकट काटेगी तो कम समय देना चाहेगी उन लोगों को जो कि रिवोल्ट करना चाहते हैं। बिल्कुल, देखिए, अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस एक सिंगल लाइन पे काम कर रही है। वो लाइन है कि जीत, जीत और सिर्फ जीत। उसे इस विधानसभा चुनाव में जीत चाहिए, उसके लिए उसे जो करना पड़े वो करेगी। जिस तरह से हमने देखा कि 3-3, 4-4 सर्वे कराए गए पार्टी की तरफ से टिकट वितरण को लेकर, लेकिन उसके बावजूद भी टिकट डिक्लेयर नहीं किया गया है। कांग्रेस हर तरह से सचेत है और उसे कहीं ना कहीं ये डर सता रहा है कि जो उसके विधायकों की नेगेटिव रिपोर्ट आई है, जो उनका नेगेटिव फीडबैक आया है, जो उनका सर्वे नेगेटिव आया है, उसके आधार पर अगर उनके टिकट काटे गए तो विद्रोह बढ़ सकता है। इसीलिए अगर वो टिकट काटेगी किसी के, जैसा कि ये पंचमहल विधानसभा में विद्रोह हुआ है, अगर इनका भी टिकट काटेगी तो एन वक्त पे काटेगी, जिससे कि बहुत कम समय मिल सके विद्रोह करने के लिए और जो प्रत्याशी आए उसके साथ जो है भीतरघात ना हो सके और उसको नुकसान ना हो सके। क्योंकि कांग्रेस सिर्फ एक सिंगल लाइन पे काम कर रही है। हमने लगातार बड़े नेताओं को सुना है, हमने कमलनाथ को सुना, हमने दिग्विजय सिंह को सुना, अरुण यादव को सुना, अजय सिंह को सुना, सुरेश पचौरी को सुना, कांतिलाल भूरिया को सुना। लगातार सब एक ही बात कह रहे हैं कि हमें जीते विनिंग कैंडिडेट चाहिए, ऐसे कैंडिडेट चाहिए जो जीत हासिल करेंगे। अगर हम कहीं ना कहीं ये बात भी सामने आती है कि अगर कांग्रेस का कोई विधायक जिसका नेगेटिव फीडबैक आ रहा है, नेगेटिव सर्वे रिपोर्ट आ रही है, तो उसका टिकट भी काटने से कांग्रेस गुरेज नहीं करेगी। क्योंकि कांग्रेस को इस बार जीत चाहिए, जीत के साथ साथ इतनी सीटें चाहिए कि जो मार्च 2020 में स्थिति निर्मित हुई थी वो निर्मित ना हो। जी मैं अमृतांशी के पास जाना चाहूँगा। अमृतांशी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ये जो आदि शंकराचार्य की मूर्ति लगाई गई है, क्या इससे वोट बढ़ते हैं? क्या आपको लगता है कि जो कोई वोटर है जब वो वोट देने जाएगा तो वो उसके दिमाग में ये मूर्ति रहेगी, या फिर डे टू डे का जो उसका स्ट्रगल है वो रहेगा? बिल्कुल, देखिए, डे टू डे स्ट्रगल को तो आपने जैसा कि कहा भारती जी कि उसको हम अनदेखा नहीं कर सकते। क्योंकि जो हम कह सकते हैं व्यक्ति है वो सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ से परेशान है फ़िलहाल प्रदेश और देश सभी जगहों पर, तो वो है महंगाई उनके सामने है। टैक्स ज़्यादा लिया जा रहा है वो उनके सामने है। कभी गैस महंगी हो जाती है, पेट्रोल महंगा हो जाता है, टमाटर के भाव जो है वो आसमान छू जाते हैं। और इस दौरान जो है सबसे ज़्यादा कमर अगर किसी की टूटती है तो वो मध्यम वर्गीय परिवार होते हैं। और मध्यम वर्गीय परिवार जो है वो सबसे ज़्यादा बड़ा वोट बैंक किसी भी हम कह सकते हैं राजनीतिक चुनाव में रखते हैं। हालांकि जो है हम कह सकते हैं कि टूरिस्ट स्पॉट के तहत पर ये जगहों को डेवलप किया जा रहा है। चाहे ओमकारेश्वर की बात करें, महाकाल लोक को जिस तरीके से जो है वो डेवलप किया गया। हाँ, कई लोग जो है यहाँ पर दर्शन करने के लिए पहुँचते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं देखिए आम आदमी अपनी रोज़मर्रा की चीज़ों पर हमेशा से ज़्यादा जो है वो ध्यान देता हुआ नज़र आया है। अगर जो है दूध महंगा रहेगा, दूध पीने को नहीं मिल पाएगा, सब्जियाँ महंगी रहेंगी, सब्जियाँ नहीं खरीद पाएंगे, तो ऐसे लोग और ऐसे हम कह सकते हैं ऐसे धार्मिक स्थलों के आयोजनों का कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि अगर आम आदमी ही परेशान है और अगर हम दूसरी ओर पूरा पैसा इन लोगों पर लगा रहे हैं, इन धार्मिक आयोजनों पर लगा रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं आम आदमी के लिए कहीं से कहीं तक फ़ायदेमंद नहीं है। तो प्रदेश सरकार फिलहाल देखिए अलग अलग, भले ही हम कह सकते हैं कि धार्मिक आयोजन तो कर ही रही है, लेकिन दूसरी ओर शिवराज सरकार लगातार जो चुनाव के पहले बड़ी बड़ी घोषणाएँ भी कर रही हैं। चाहे हम बात करें कृषि मित्र योजना की, कल जो कि मुख्यमंत्री ने उसका
शुभारंभ किया है। लाडली बहना योजना हो गई, लाडली लक्ष्मी योजना हो गई, इसके अलावा कई ऐसी तमाम योजनाएं हैं जिनके ज़रिए जो है लगातार चुनाव के बीच में जो है जनता के बीच में शिवराज सिंह चौहान पहुंच रहे हैं। तो एक बैलेंस बिठाने की कोशिश देखिए प्रदेश सरकार की ओर से की जा रही है। हालांकि एक बड़ी बात यह है कि जो हम कह सकते हैं जो गरीब जनता है उनके लिए सरकार सौगातें लेकर आ रही है। ऐसे टूरिस्ट स्पॉट को डेवलप कर कर जो है मध्य प्रदेश को जो है एक एपिसेंटर बनाया जा रहा है धार्मिक आयोजनों का, धार्मिक स्थलों का। लेकिन जो मध्यम वर्गीय परिवार है वो फिलहाल अभी भी जो है परेशान होता हुआ नजर आ रहा है। ना तो उनको गैस की महंगाई में राहत मिल रही है, ना दूध की महंगाई में, ना राशन मिल रहा है, और कहीं ना कहीं उन जो तमाम योजनाएं हैं उनका फायदा भी मध्यम वर्गीय परिवार को कहीं से कहीं तक नहीं मिल रहा। लेकिन इन्हीं के टैक्स से जो है सरकार लगातार चल रही है और दोबारा से कर्ज भी मध्य प्रदेश को जो है बार बार लेना पड़ रहा है। जी आप दोनों बने रहिए, हम आगे बढ़ते हैं और चलेंगे छत्तीसगढ़। आप दोनों के पास आऊँगा मैं, कहीं जाइएगा नहीं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं। रायपुर हवाई अड्डे पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उनका स्वागत किया। इसके बाद प्रियंका गांधी भिलाई पहुंचती है। भिलाई के जयंती स्टेडियम में आयोजित महिला समृद्धि सम्मेलन नाम से एक बड़ी जनसभा को उन्होंने संबोधित किया। इस दौरान सभा को संबोधित करते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि छत्तीसगढ़ की महिलाएं आज सशक्त हो रही हैं। केंद्र सरकार महंगाई पर जवाब नहीं दे पा रही, केंद्र के पास आमजनों की समस्या का जवाब नहीं है। छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार ने महिलाओं को अधिकार दिए हैं, महिलाओं को सशक्त बनाया है और ये छत्तीसगढ़ सरकार का विजन है। क्या कहा है प्रियंका ने, आपको पहले ये सुना, फिर हम अपने सहयोगी नीलेश के पास चलेंगे। सिलेंडर की बात की मैंने, तेल की बात की, ये सब देश में इन सब की कीमत इतनी बढ़ चुकी है कि गरीब और मिडिल क्लास के लोग पिस रहे हैं इस महंगाई में। लेकिन इस बीच छत्तीसगढ़ की सरकार जो है उसने आपकी राहत के लिए और आपकी मदद के लिए बहुत कार्य किए हैं। आज छत्तीसगढ़ का किसान खुश है। खेती उसके लिए एक लाभ का जरिया बन गया है। शायद आपको मालूम नहीं होगा, लेकिन सिर्फ छत्तीसगढ़ में ही, पूरे देश भर में सिर्फ छत्तीसगढ़ में खेती करने वाले लोग बढ़ रहे हैं। बाकी सब जगह किसान त्रस्त है, परेशान है। महंगाई की वजह से, डीजल के दाम की वजह से, खाद यूरिया के दाम बढ़ने की वजह से बहुत कम कमा पा रहा है। यहाँ राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत देश में सबसे ज्यादा धान की कीमत छत्तीसगढ़ में ही मिल रही है। गन्ना, मक्का, कोदो, कुटकी, रागी, दलहन, तिलहन, इनके किसानों को अतिरिक्त लाभ भी हो रहा है। मिलेट, जिसके बारे में किसी ने पहले सुना ही नहीं होगा, आज उसका कितना लाभ आप सबको मिल रहा है। आज छत्तीसगढ़ का नाम देश भर में जाना जाता है और आपके प्रदेश का सम्मान हर रोज बढ़ते चले जा रहा है। मैंने सुना कि प्रधानमंत्री मोदी जी यहां आकर धान खरीदी का श्रेय लेते हैं। मैं उत्तर प्रदेश से आती हूं। मैं पूछना चाहती हूं कि अगर मोदी जी की सरकार ही छत्तीसगढ़ का धान खरीद रही है तो उत्तर प्रदेश के किसान अपना धान 1200 या 1400 रुपए में क्यों बेच रहे हैं? वहां तो इन्हीं की सरकार है। आवारा पशु की इतनी बड़ी समस्या पूरे उत्तर भारत में है। जहां जहां हम जाते हैं लोग त्रस्त हैं, परेशान हैं। आवारा पशु रात को खेती खा रहा है। पूरी रात महिलाओं को खेती में बैठना पड़ता है अपनी खेती की रखवाली करने के लिए। यहाँ जो गोठान की स्कीम है उसके जरिए ये समस्या ही दूर हो चुकी है। इसका मिसाल हर चुनाव में हम हर प्रदेश में देते हैं। उत्तर भारत में, उत्तर प्रदेश में मैंने गांव-गांव में कहा कि छत्तीसगढ़ का मिसाल देखिए, ये समस्या हल हो सकती है। छत्तीसगढ़ में हल की गई है। ये प्रदेश, ये देश, ये आपकी संपत्ति है। आज जिन समस्याओं से आप जूझ रहे हैं उनमें साफ है
कि केंद्र सरकार की जो नीतियां हैं उनकी वजह से महंगाई, बेरोजगारी बढ़ रही है। प्रदेश सरकार पूरी तरह से कोशिश करती है कि इन समस्याओं से आपको बचाए और आपकी सहायता करे। चुनाव आने वाला है। चुनाव के समय सब नेता आपके सामने आकर वोट मांगते हैं। मैं सिर्फ आपसे आपकी जागरूकता मांग रही हूं। जागरूक बनो। जो कहानी मैंने आपको बताई कि एक गांव की महिला ने प्रधानमंत्री से पूछा कि तुमने मेरी सड़क ठीक क्यों नहीं की, उस तरह से आप भी बनो। जागरूक बनो और देखो कि पिछले 5 सालों में इस प्रदेश सरकार ने आपके लिए क्या नहीं किया। तो आप प्रियंका गांधी को सुन रहे थे। नीलेश के जी के पास चलते। नीलेश जी बताइए, प्रियंका गांधी के आने से छत्तीसगढ़ में कितना फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, महिला वोटरों के खासकर? जी बिल्कुल, जो सभा में लोग आए थे उनसे बातचीत के आधार पर अगर हम अंदाजा लगाएं तो कई ऐसी महिलाएं थी जो इंदिरा गांधी से प्रियंका गांधी की तुलना कर रही थी। एक महिला तो हमको ये मिली जिन्होंने कहा कि मैं बोकारो में इंदिरा गांधी की सभा जब अटेंड की थी जब मैं बहुत छोटी थी, अब मुझे पता चला कि प्रियंका गांधी आ रही हैं, उनकी नाती ने, तो मैं वहां पर पहुंची हूँ, यहाँ उनको सुनने के लिए पहुंची हूँ। तो ये तो नहीं कहा जा सकता कि उनके आने का महिलाओं पर कोई असर नहीं पड़ेगा, बिल्कुल असर पड़ेगा। तो ये एक बड़ी सभा और इसमें महिलाओं के लिए खासकर आयोजन किया गया था। और भिलाई को चुनने के पीछे का भी जो विजन कांग्रेस का समझ में आ रहा है, जो ऑफ द रिकॉर्ड चर्चाओं में उन लोग बताते हैं उनके नेता, कि भिलाई की स्थापना भिलाई स्टील प्लांट की पहचान की वजह से, भिलाई की दुनिया में पहचान है भिलाई स्टील प्लांट की वजह से भिलाई की स्थापना पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। तो एक मैसेज पूरे छत्तीसगढ़ में ये भी देने की कोशिश की जा रही है कि कांग्रेस और जो गांधी परिवार है, नेहरू परिवार है, वो किस तरह से देश के विकास के लिए और खासकर छत्तीसगढ़ के विकास के लिए पहले से सोचता आया है। तो भी एक मैसेज बड़ा देने की कोशिश की गई थी। और आपको क्या लगता है कि अभी कांग्रेस का प्रचार क्या पिकअप कर रहा है, या अभी तक टिकट से अनाउंस नहीं किए हैं, या कांग्रेस थोड़ी पिछड़ रही है बीजेपी के मुकाबले? देखिए, एक तरफ बीजेपी परिवर्तन यात्रा निकाल रही है, सभी जिलों में उनके कार्यक्रम चल रहे हैं और केंद्रीय मंत्रियों का लगातार आना जारी है। केंद्रीय मंत्रियों के अलावा जो दूसरे राज्यों के पूर्व मुख्यमंत्री हैं या मुख्यमंत्री हैं अभी मौजूदा, वो नेता भी आ रहे हैं। जैसे गोवा के मुख्यमंत्री आए, आज झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री का कार्यक्रम था छत्तीसगढ़ में। तो बीजेपी तो इस तरह से पूरे चुनावी मोड में आ चुकी है, लेकिन कांग्रेस की ओर से न तो अभी टिकट की घोषणा की गई है और ना ही आज से पहले ऐसा कोई बड़ा सम्मेलन किया गया हो। आज का भी सम्मेलन कांग्रेस का ये सम्मेलन से ज्यादा है तो सरकार का सम्मेलन था, राज्य सरकार का अपना सम्मेलन था। ये कार्यक्रम महिलाओं के लिए एक 310 करोड़ रुपए के लगभग योजनाओं का भूमि पूजन और इस विकास कार्यों को लेकर था। तो कांग्रेस पूरी तरह से दिख नहीं रही है चुनावी मैदान में जिस तरह से बीजेपी है, क्योंकि बीजेपी का पूरा फोकस चुनाव पर ही नजर आ रहा है। उसके सारे कार्यक्रम चुनाव के मद्देनजर हो रहे हैं। यहाँ तक कि अगर कोई छोटी सी घटना, एक मर्डर हो जाता है भिलाई या छत्तीसगढ़ में कहीं पर, तो उसको पूरा रंग देने की, चुनावी रंग देने की कोशिश भी बीजेपी की ओर से की जाती है। तो बीजेपी पूरी तरह से चुनावी मोड में है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस अभी रणनीति के तहत धीरे धीरे चुनाव में जा रही है। जी, आप जी। एक सवाल तीनों से है। सबसे पहले इजहार के पास चलता हूँ। इजहार, महिला आरक्षण बिल पे आज भी राज्यसभा में डिबेट चल रही है। कहा जा रहा है कि ये गेम चेंजर होगा भारतीय राजनीति के लिए। जैसे ओबीसी रिजर्वेशन की मांग भी इसमें चल रही है, माइनॉरिटी महिलाओं के लिए भी मांग हो रही है। हालांकि ये सब चीज़ तो नहीं है इसमें। तो आपको क्या लगता है कि ये क्या गेम चेंजर होगा? क्या भले ही ये 2026-27 के बाद लागू होगा, लेकिन क्या अभी इसकी कोई बातचीत हो रही है गली मोहल्लों में, या जहाँ पे लोग इकट्ठा होकर बातचीत करते हैं, या यहाँ तक कि परिवारों में भी? बिल्कुल, देखिए, अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश के अंदर बहुत कम समय बचा है विधानसभा चुनाव में, और यहाँ पर इसको लेकर एक बड़ी ही चर्चा चल रही है। गली गली मोहल्लों में चर्चाएं हैं, और जो विधायक के टिकट के दावेदार हैं, विशेषकर कांग्रेस में कई ऐसे नेता हैं जिनके दिलों की धड़कनें बढ़ी हुई हैं। वो लगातार ये कह रहे हैं कि अगर अभी कुछ हो गया तो कहीं ऐसा नहीं गड़बड़ हो जाए। उसके साथ साथ ही बीजेपी के जो नेता हैं उनकी दिलों की धड़कनें भी बढ़ी हुई हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं बीजेपी जो है वो लगातार ये बात करती है कि जो
पिता की जगह बेटा और बेटे की जगह भाई और भाई भतीजावाद की बात करती है, वंशवाद की बात करती है, तो कहीं ना कहीं अगर ये आरक्षण अभी हो गया तो फिर क्या स्थिति निर्मित होगी और बीजेपी के जो नेता हैं वो क्या फिर अपनी पत्नियों को या अपनी घर की महिलाओं को चुनाव में उतार पाएंगे। तो इस समय ये मध्य प्रदेश का सबसे हॉट इशू है और मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा चर्चा इसी बात पर हो रही है। जी अमृतांशी बहुत संक्षेप में चाहूंगा, आप मिलते हैं, आप रिपोर्टिंग करते हैं, जरूर महिला नेताओं से भी मिलते होंगे, क्या उनमें इस बात का एक उत्साह है कि अभी नहीं तो आने वाला कल तो उनका जरूर होगा? बिल्कुल, देखिए जो महिला नेता हम कह सकते हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा उत्साह है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी मानती हैं कि पार्टी जो है महिलाओं पर ज़्यादा भरोसा नहीं जताती है। हमेशा काफ़ी कम टिकट्स बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से दिए जाते हैं। फिलहाल मौजूदा मध्य प्रदेश में सिर्फ 21 महिला विधायक हैं, शिवराज कैबिनेट में सिर्फ 3 मंत्री हैं महिला। इसके अलावा जो है अब महिला जो नेता हैं, जो कि लंबे समय से जो है भले ही ज़मीनी स्तर पर कार्यकर्ता के रूप में, पदाधिकारियों के रूप में काम कर रही हों, लेकिन उनको जो है मौका नहीं दिया जाता, पुरुषों को आगे कर दिया जाए, तो कहीं ना कहीं एक बड़ी, हम कह सकते हैं मध्य प्रदेश के लिए भी एक बड़ी सौगात ये हो सकती है तमाम जो महिला नेता हैं उनके लिए, क्योंकि जो है 70 से 75 सीट्स पर जो है महिलाओं का कब्जा अगर ये राज्यसभा में अगर पास होता है, राष्ट्रपति की अगर इस पर मंजूरी मिल जाती है, तो जो है कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि 70 से 75 सीटों पर मध्य प्रदेश की विधानसभा में महिलाओं का जो है वो कब्जा दिखाई देगा। और देखिए महिलाओं में तो उत्साह है ही, महिला नेत्रियों में उत्साह है, इसके साथ ही साथ हर गली मोहल्ले में चर्चा है, जैसा कि मेरे सहयोगी इजहार ने बताया, क्योंकि जब महिला को आगे बढ़ती हुई देखती है तो उनका साफ तौर पर यही कहना है कि जब हमारी बहनें खुद आगे बढ़ेंगी तो हमारे हितैषी नीतियां जरूर बनाएंगी, और इसी को लेकर जो है महिला आरक्षण फिलहाल मध्य प्रदेश में काफी ज्यादा चर्चा में है। जी नीलेश जी के पास आते हैं। नीलेश जी, कंक्लूडिंग वर्ड, रायपुर में किस ढंग की चर्चा है इस बिल को लेकर? बिल्कुल, रायपुर में महिलाओं के भीतर तो उत्साह हर जगह है, और इसके अलावा आज कार्यक्रम में भी उप मुख्यमंत्री टी.एस. सिंहदेव ने इसका जिक्र किया कि अगर जो केंद्र ने बिल लाया है वो आज से ही लागू कर दे, क्योंकि छत्तीसगढ़ में तो हम पहले से पंचायतों और अन्य जगहों पर बिना आरक्षण की कोई ऐसी वो नहीं है, उसके बावजूद हम 50% से ज्यादा दे रहे हैं और वहां पर बड़ी भागीदारी है महिलाओं की, हम विधानसभा में भी दे सकते हैं, तो इसलिए बिल को आज से ही लागू कर दिया जाए। आज एक बड़े कार्यक्रम में, महिला समृद्धि कार्यक्रम में भी इसका जिक्र उप मुख्यमंत्री ने किया। जी चलिए, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया, अमृतांशी, इजहार और नीलेश, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। तो कहीं जाइएगा नहीं, एनडीटीवी के एमपी छत्तीसगढ़ चैनल पे खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। चुनावी चर्चा में जरूर आज इतना ही, लेकिन खबरें लगातार यहाँ पे आती रहेंगी। आप बने रहिए हमारे साथ। वक्त है ब्रेक का।